जी नाज़रीन, फेसबुक लाइव सेशन में मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रमेश कुमार बीएम। मेरा ताल्लुक देहर की डिस्ट्रिक्ट घोटकी सिंध पाकिस्तान से है। जबकि आपको पता है कि मैं हर मुमकिन यही कोशिश करता हूं कि मुख्तलिफ लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आऊं और उनसे बातचीत कर सकें और उनके बारे में जान सकें, जिसके थ्रू आप नाजरीन को भी पता हो कि लोग इस दुनिया में क्या काम कर रहे हैं, किस हवाले से एक्टिविटी कर रहे हैं, और उससे आप कुछ न कुछ मोटिवेट हो सकें। तो उस हवाले से आज मुझे ज्वाइन किया है मिस रूथ रुखसाना, जो कि एडवोकेट है, सोशल वर्कर है और एजुकेशनिस्ट भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि उसका तारुफ उसी की ज़बानी पूछूँ। उससे पहले मैं मैडम मिस को अपनी तरफ से सलाम कहूँगा और वेलकम कहूँगा अपने शो में शामिल होने पर। जी मिस रूथ रुखसाना साहिबा, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए रमेश आपका। और जैसा कि आपने बता ही दिया कि मेरा नाम रूथ रुखसाना है। और मतलब मैं इस्लामाबाद से हूँ। और इंटरफेथ हार्मनी पे काम करती हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। और जितने भी लोग ये गुफ्तगू सुन रहे हैं या ये लाइव वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनको मैं सलाम कहना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया। सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि आपकी एजुकेशन कितनी है और आपने कहाँ से हासिल की है, थोड़ा सा ये बता दें काइंडली। अच्छा, नहीं हूँ मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। मैंने एलएलबी किया है और मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही मेरी डिग्रीज हैं। अच्छा, आपने जैसे कहा है आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और दूसरा आपने एलएलबी किया है। ये आपने एलएलबी क्यों किया, थोड़ा सा इस मुतालिक बता दें, फिर मैं ह्यूमन राइट्स की जानिब भी आऊँगा। अच्छा, एलएलबी की एक लंबी स्टोरी है मेरी जिंदगी में। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने नाम के साथ एडवोकेट लिखती थी। और बड़ी फैन थी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। और मैं हमेशा लोगों को ये कहती थी मैंने बड़े होके कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बनना है। और क्योंकि उन्होंने लॉ किया हुआ था, बैरिस्टर थे वो भी, तो मतलब मैं हमेशा यही रीजन देती थी क्योंकि उन्होंने लॉ किया था, तो इतनी आसानी से कोई उनको पकड़ नहीं सका था। तो मैं भी जो हूँ ना, मैं लॉ लाजमी करना है। तो छोटी सी होती थी तो अपने नाम के साथ हमेशा एडवोकेट लिखती थी। जब बड़ी हुई तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स पे बात करना चाहते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स का लीगल तौर पे पता होना चाहिए। तो फिर मैंने लॉ को ज्वाइन किया, मुस्लिम लॉ कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने लॉ किया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं तो आजकल कौन सी ऐसी मतलब खिलाफवर्जी हो रही है, मतलब 2-3 साल में ऐसी कौन सी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हुई है जिस पर आपने काम किया हो? अच्छा, जहाँ तक खिलाफ वर्जियों की बात है तो वो तो पाकिस्तान में एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, वैसे तो नहीं हम ब्लैक लिस्ट में डाले गए थे। पहले हम ग्रे में डाले गए, फिर ब्लैक में, अब वापस खुदा का शुक्र है ग्रे में आ गए। तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो पाकिस्तान की रिपोर्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो इतनी ठीक नहीं है। तबकाती तफरीक की वजह से भी, जिनसी तफरीक की वजह से और मजहबी तफरीक की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेशंस ह्यूमन राइट्स को लेकर पाकिस्तान में होती रहती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी हवाले से ज़रूर उस पर काम करूं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हुए अपनी आवाज़ ज़रूर उठाऊं। अच्छा, जैसा कि आप एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, तो किस हवाले से आपका काम है, थोड़ा सा ये तफसीली बता दें एजुकेशन के मुतालिक। अच्छा, एजुकेशन का ये है कि मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। मुझे लगता है कि हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। मैं सड़क पे भी जब देखती हूँ बच्चों को मांगते हुए, गरीब बच्चों को, तो मतलब मुझे इनसे यही, मैं उनसे पूछना शुरू कर देती हूँ कि वो क्या तालीम हासिल करना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं। और जो जाना चाहते हैं मैं उनकी ज़रूर हेल्प आउट करती हूँ। स्ट्रीट चिल्ड्रन पर भी मैंने इस हवाले से काम किया। रुखसाना स्कूल सिस्टम के नाम से फिर मैंने थर पार्कर में अपना एक स्कूल बनाया। यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं पिंडी इस्लामाबाद में क्यों नहीं बनाया, इतनी दूर जाके क्यों बनाया। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे हर गली मोहल्ले में स्कूल है, तो यहाँ पर स्कूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल में डालने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक थरपारकर का ताल्लुक है, तो आप खुद सिंध से हैं, आपको पता है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर फ्री स्कूल बनाया। 230 बच्चे जो हैं, 230 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ पर आपने स्कूल बनाया है वहाँ पर आप खुद विजिट करती हैं, उसका तालीमी मयार कैसा है, आप उससे सेटिस्फाई हैं?
स्कूल ही क्योंकि मेरा है। वैसे तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप वहाँ पे प्रिंसिपल हैं या आप टीचर हैं, तो ना मैं प्रिंसिपल हूँ ना टीचर हूँ, स्कूल ही इनिशिएटिव ही मेरा है। और मेरी शुरू से कोशिश थी, हालांकि अभी उसको बने हुए 7 महीने हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि उसका मयार जो है वो बीकन हाउस से कम नहीं होना चाहिए मेरी। और मुझे लगता था कि 1-2 साल बाद जरूर ऐसा हो पाएगा, लेकिन जब सोच होती है तो खुदा मदद भी करता है। स्टार्ट में ही मेरा ख्याल है कि बहुत कम प्राइवेट स्कूल इस्लामाबाद में ऐसे होंगे जहाँ पर वो तालीमी सहूलियात मौजूद हैं जो रुखसाना स्कूल सिस्टम में इस वक्त मौजूद हैं। छोटे बच्चे जो हैं वो टेलीविजन के जरिए से सीखते हैं, पढ़ते हैं। और क्योंकि मेरा मकसद ये था कि ये बच्चे कहीं किसी से पीछे ना रह जाएं, ये बच्चे जो हैं एहसास कमतरी का शिकार ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी जो इस्लामाबाद के बच्चे देखते हैं। तो इसलिए वहां पर एलईडी लगवाना या कंप्यूटर्स पहुंचाने का मकसद यही था। अच्छा जी। आपकी आवाज कट गई है, मुझे नहीं आ रही। जैसे हर इंसान का सवाल होता है, उस तरह मेरा ये सवाल है कि आपने रमेश, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, नेटवर्क इशू हो गया था मेरे ख्याल में। अब मेरी आवाज आ रही है? रमेश, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अब दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ, जैसे हर इंसान का सवाल होता है कि आपने आखिर थर क्यों चुना स्कूल। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्कूल खोलने की जरूरत हुई थी, तो उस सवाल से थोड़ा सा तफसीली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, क्योंकि आप खुद सिंध से हैं रमेश, तो आपको खुद पता है कि जिन लोगों ने वहां का एरिया देखा हुआ है, उन लोगों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती ये पूछने की कि वो एरिया ही क्यों। मैं एक्चुअली वहां पे स्कूल खोलने नहीं गई थी, मैं वहां पे पानी लगवाने गई थी, क्योंकि ये हमेशा न्यूज सुनती थी मैं कि वहां पे लोग प्यास से मर जाते हैं। तो मैंने कहा इतनी बड़ी कौन सी बात है कि जो हम कर नहीं सकते, हम पानी लगवाते हैं, कुछ जिंदगियां हम बचा लेंगे। तो मैं लगवाने तो वहां पे पानी गई थी, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे पता चला कि नहीं, पानी परमानेंट हल नहीं है। पानी या राशन दे देना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। थर से सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, उसकी बिजली जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन थर वालों को तो वो बिजली नहीं मिलती, क्योंकि पता है उनको, बिजली वहां से बनाने वालों को, कि इनको कौन सा पता है अपने राइट्स का। तो जब वहां के बच्चे पढ़ेंगे फिर लोग उनसे डरेंगे, ठीक है, फिर उनको पता होगा कि ये वो बच्चे हैं जिनको अपने राइट्स का पता है, आवाज उठाएंगे। फिर जहाँ से बिजली बनती है वहां के लोगों को बिजली मिलेगी भी, वहां के लोगों को पानी मिलेगा, वहां के लोगों को इंसान समझा जाएगा। अभी तो इंसान भी नहीं समझा जाता। तो इसलिए उनके मसाइल का परमानेंट सोल्यूशन जो है, मुझे लगा कि वो तालीम। तो मैंने वहां पे एक स्कूल बनाया, और मुझे उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इनसे नहीं बनाई जाएगी ये यूनिवर्सिटी भी, खुदा ने चाहा तो हम ही बनाएंगे। अल्लाह आपको इस नेक काम में तौफीक दे और आपका जो मिशन है वो कामयाब हो। अच्छा, इंटरफेथ हारमोनी के मुतालिक आपने कहा, तो उसका क्या मोटिव है, थोड़ा सा ये तफसीली बता दें, और किस चीज़ पे काम हो रहा है ये भी बता दें। अच्छा, इंटरफेथ हार्मनी पे मैं काम कर रही हूँ 2013 से। मेरे इलाके में जब ये समझा जाता था कि होली मनाने से आप जो हैं वो जहन्नमी और बुत परस्त हो जाते हैं या आप हिंदू हो जाते हैं, मैं उस वक्त से यहाँ पर होली मना रही थी, दिवाली मना रही थी, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, ईदें मना रही थी, ईद रिदवान मना रही थी, तमाम मज़ाहिब की ईदें मना रही थी। और अभी तो खुदा का शुक्र है वो वक्त आ गया कि अब तो लोग तस्वीरें बनाते हैं, जा जाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड था नहीं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि इंटरफेथ हार्मनी पे काम करना है। और उसके लिए ईदों का, सेलिब्रेशंस का इंतखाब इसलिए किया था कि खुशी और गमी में जब आप एक दूसरे के साथ शामिल होते हैं ना, तो वहां पर राबतों के पुल बनते हैं। खुशी और गमी के मौके ऐसे होते हैं जो आपको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं और नफरतों की दीवारें गिराने में आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद डायलॉग्स और जो है स्पीचेस की तरफ मैं गई।
हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हमारा राब्ता बहाल हो जाए रुत रुखसाना से। तो जैसे ही हमारा राब्ता बहाल हो सकेगा तो हमसे दोबारा इसी मौजू पर बात करेंगे। जी, हम कोशिश करेंगे कि रुत रुखसाना से हमारा जो राब्ता मुनक़ता हो गया है वो बहाल हो सके, ताकि हम अपने इंटरव्यू को मज़ीद जारी रख सकें। हमारी हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को या मुख्तलिफ दुनिया में रहने वाले इंसान ज़ात से प्यार करने वाले लोगों को इकट्ठा करके उनका इंटरव्यूज़ करें और उनसे हाल हकीकत मालूम कर सकें, ताकि जैसे लोगों को इल्म हो कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। हमारा राब्ता बहाल हो चुका है रुत रुखसाना से। जी, रुत रुखसाना। जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि लेकिन अभी तक हम जो है वो कामयाब नहीं हुए इंटरफ़ेथ हार्मनी को कायम करने के लिए पाकिस्तान में। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसलिए कि हम जो इंटरफ़ेथ हार्मनी पे काम करने वाले लोग हैं, हम अभी तक इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सके। हमारी जो इंटरफ़ेथ हार्मनी की डेफ़िनेशन है, वो डेफ़िनेशन मग़रिब से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। हमारी जो डेफ़िनेशन है इंटरफ़ेथ हार्मनी की, वो ये नहीं है कि सारे मज़ाहिब को ख़त्म करके बस लादीन हुआ जाए, जो कि मग़रिब में है। दूसरी डेफ़िनेशन इंटरफ़ेथ हार्मनी की मग़रिब में ये है कि तमाम मज़ाहिब जो हैं वो मिल जाएँ, एक हो जाएँ। तो जैसे उन्होंने एक इस्लाम जैसा रिलीजन नया बनाया है, तो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारा जब हम इंटरफ़ेथ हार्मनी पे बात करते हैं, तो ना ये मतलब है कि हम सारे अपने रिलीजन को छोड़ दें और ना ये मतलब है कि सारे रिलीजन्स को मिला के एक नया रिलीजन बनाया जाए। पाकिस्तान में जब हम इंटरफ़ेथ हार्मनी की बात करते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम मुख्तलिफ अक़ीदे, मुख्तलिफ नज़रियात के साथ एक-दूसरे को बर्दाश्त करें और एक-दूसरे को कत्ल ना करें, जीने दें। ठीक है? हमारी जो इंटरफ़ेथ हार्मनी है, उसका नज़रिया बस ये है कि हमने एक-दूसरे को नफ़रत नहीं करनी है, मारना नहीं है, जीने का हक देना है। ये है हमारी बस इतनी सी इंटरफ़ेथ हार्मनी की डेफ़िनेशन। तो जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको एक्सप्लेन करने में शायद हम कासिर रहे हैं, इसलिए हम जो नताइज हैं, वो अभी तक हासिल नहीं कर पाए। अच्छा, उसकी क्या वजूहात है जो अभी तक नताइज हासिल नहीं हो सके हैं? हाँ जी, यही ना कि हम अपने आम लोगों को समझा ही नहीं सके, हम अपने मुल्लाओं को, हम अपने पंडितों को, हम हाँ, अपने पादरियों को उस पेज पर ला ही नहीं सके, क्योंकि शिर्क तो किसी में मज़हब में भी अलाउ नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम सारे जो हैं वो मिला के मज़हब को एक कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं मानते क्रिश्चियनिटी को, इसलिए आप हिंदू हैं। हम जो हैं दूसरे रिलीजन को नहीं मानते, इसलिए हमारा जो है मैं जो हूँ वो क्रिश्चियन हूँ। तो अपने-अपने रिलीजन में रहकर हमने अदब सीखना है, ये है हमारी इतनी सी इंटरफ़ेथ हार्मनी। तो हम अभी तक बताने में कासिर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि जो बताने वाले थे, हम ही कासिर रहे हैं। इस वजह से कुछ इतने मस्बत नताइज हमें नहीं मिले अभी तक। अच्छा, आपने जैसे कहा आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो किस किस्म के आपके मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं? क्या स्कूलों में होते हैं या मुख्तलिफ कॉलेजेस में या मुख्तलिफ तकरीबात में? तो इस हवाले से थोड़ी-सी रोशनी डालें। अच्छा, वो अपने ओन पर भी मैंने किए हैं, लेकिन सीडब्ल्यूओ एक इदारा है, कैथलिक इदारा है जो ख़वातीन के राइट्स पर काम करता है, उनके तवस्सुत से भी मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में जाने का मुझे मौका मिला और कोशिश मेरी यही होती है कि मैं होप दिलाऊँ यूथ को, इसलिए कि होप जो है ना, वो सबसे बड़ी नेमत है। हर तरह की मुश्किल हालात में, हर तरह के क्राइसिस में, अभी जैसे कोरोना भी है, जिसमें हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर ऑलरेडी लोग जो हैं वो तपे हुए हैं। हर वक़्त सुन-सुन के लोगों के दिमाग जो है खराब हो चुके हैं। तो उम्मीद जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है कि हम उसको कभी ना छोड़ें। बेशक पाकिस्तान में अभी नाइंसाफ़ियाँ हैं समाजी तौर पर, ये अदम बर्दाश्त भी हमें नज़र आती है, तो अगर हमने होप को छोड़ दिया फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए होप को पैदा करने के लिए ही मोस्टली मेरी जो स्पीचेज़ हैं और जितने भी मेरी तकारीर हैं, अगर आप देखें तो उनमें आपको होप ज़रूर नज़र आएगी। अच्छा, जैसे लोग बहुत से परेशान होते हैं, मतलब एक
इवन इतने कदर के वो खुदकुशी भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उस हवाले से आपकी क्या मोटिवेशनल बातें होंगी जिससे वो मुतमिन हो? जैसे आपने उम्मीद की भी बात की, तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी। अच्छा, खुदकुशी का रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में खुदकुशी का रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन कोरोना के हालात में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। सबसे पहले तो एक मसीही फैमिली में ही कराची में हमें ये नज़र आया। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके मुआशरे का मसला है सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा एग्ज़िस्ट करता है। इस हवाले से मैंने वीडियोज़ भी फेसबुक पर की थी 2 कि आप किस तरह से अपने आप में उम्मीद लाकर न जो है सुसाइड से इनकार कर सकते हैं, ज़िंदगी से प्यार कर सकते हैं। ये मेरा स्लोगन भी था कि आपने खुदकुशी से इनकार करना है, अपने आप से अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है। जो मोस्टली वजूहात नज़र आती है ना पाकिस्तान में, वो ये नज़र आती हैं कि लोगों को आम तौर पर डर लगना शुरू हो जाता है कि मुआशरा हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, हम अकेले हो जाएँगे क्योंकि मुआशरे ने किसी का साथ दिया नहीं है। कि मुआशरे को किसी मज़लूम की तरफ खड़ा होता हुआ नहीं है। इसलिए अगर कुछ सानेहा हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हमारे पास खुदकुशी के सिवा तो कोई चारा है नहीं है। क्योंकि रियासत को हमने इंसाफ देते हुए नहीं देखा और मुआशरे को हमने साथ खड़े हुए कभी नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि लोग पाकिस्तान में खुदकुशी करते हैं। लेकिन एक चीज़ लोगों को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि पॉज़िटिव लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो विक्टिम का साथ देते हैं तो विक्टिम को जज नहीं करते हैं। जो विक्टिम का जब साथ देते हैं तो विक्टिम की गलतियाँ रियलाइज़ उसको नहीं कराते हैं। मज़लूम का साथ मज़लूम समझ कर ही देते हैं। उसको उसको ही जो है विक्टिमाइज़ मज़ीद करना नहीं शुरू कर देते। लोग हैं आप जैसे जो आपके साथ खड़ा होना शुरू हुए हैं और मुझे लगता है कि इस मुआशरे में बहुत जल्द तब्दीलियाँ इनकलाबी तब्दीलियाँ आएँगी और जो मस्बत सोच के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और ये एहसास दिलाने में मज़लूमों को कामयाब होंगे कि खुदकुशी रास्ता नहीं है, वो अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको जज किए बगैर उनके साथ खड़े होकर उनके लिए आवाज़ उठाएँगे। अच्छा, आजकल डिजिटल दौर है, मतलब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, पाकिस्तान भी यकीनन डिजिटल होने जा रहा है। तो क्या समझती हैं, मतलब मोटिवेशनल इस लेक्चर जो हैं वो एज़ अ फिज़िकल सही लगेगा किसी तकरीबात में जाकर, या एज़ अ थ्रू इंटरनेट या डिजिटल मीडिया के थ्रू बेहतर लगेगा जिससे बेहतर नतीजे निकल सकते हैं? तो इस हवाले से थोड़ी-सी रोशनी डालें। अच्छा, मुझे ना आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट गई थी, जो मुझे समझ में आया है, आप वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि डिजिटल दौर है, तो जी, जी। ऑफ़िसेज़ में जाके तकरीरें करना ज़रूरी है या मीडिया को यूज़ करना, डिजिटल मीडिया हाँ, को यूज़ मतलब करना। कौन से तो ज़्यादा मैं समझती हूँ, मुफ़ीद साबित होंगे? जी, जी। इफ़ेक्टिव तो यही है जो आप यूज़ कर रहे हैं। और मैं भी उसको बहुत यूज़ करती हूँ। डिजिटल मीडिया ने रिप्लेस कर दिया हुआ है। मज़ीद रिप्लेस कर देगा लेकिन मुझे लगता है कि वही चीज़ सुनी जाती है जो डिजिटल हमारे तक पहुँचती है। तो इसलिए दोनों चीज़ें ही अहम हैं लेकिन अब कमरों वाली कॉन्फ्रेंसेस की इतनी अहमियत नहीं रही है, आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे। और लोग थोड़ा इरिटेट भी होना शुरू हो गए हैं कमरों में बंद जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो भी हम उनका हिस्सा रहते हैं बनते हैं उन सेमिनार्स का, उन कॉन्फ्रेंसेस का ताकि अगर कहीं न कहीं हम अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं तो हम करें। अच्छा, क्या समझती हैं आप, इससे बेहतर नताइज निकल रहे हैं या फिर भी लोग वही चाह रहे हैं कि फिज़िकल लेक्चर हो, फिज़िकल कोई भी तकरीबात हो? तो इस हवाले से थोड़ी-सी तफ़सीली रोशनी डालें। तकरीबात तो देखिए होंगी जो एनजीओज़ हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशन हैं, वो करती हैं, वो इसके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं। लेकिन आप जैसे लोग हैं यहाँ जो मैं हूँ मतलब मैं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती कि मैं खाली एक लेक्चर देने के लिए मैं लोगों के लिए एक होटल बुक करूँ और मेरा ख़्याल है कि उन्हीं पैसों से मैं कोई और किसी बच्चे की फ़ीस दे सकूँगी, किसी यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे की, तो किसी का तालीमी साल बचा लूँगी। तो मैं तो कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। तो इसलिए लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो फंडेड हैं, जो करती हैं, तो हम उनकी इस काविश को बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते कि नहीं, नहीं, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। हो सकता है कहीं न कहीं चेंज होता हो। एक एक चीज़ ज़रूर है, जब मैं
किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में नहीं जाती थी। 2013 से बाकायदा तौर पर मैंने आगाज़ किया बीइंग सोशल एक्टिविस्ट काम करना, तो मैं समझती थी मैं अकेली ही हूँ, तो कई दफ़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, मैं अकेली कितनी सी तब्दीली लेके आऊँगी। लेकिन जब मैंने कॉन्फ्रेंसेस पे जाना शुरू किया 2014 में, जब मैंने पहली अम, पाकिस्तान में बड़ी एक मिनॉरिटी के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी वो अटेंड की, तो मुझे साँस हुआ नहीं यार, ये तो दुनिया भरी पड़ी है पॉजिटिव लोगों से जो मेरी जैसी सोच रखते हैं, जो काम कर रहे हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली अपने ही जैसे लोगों से मिलकर जो मेरी तरह की सोच रखते थे। तो इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि करामत है। जैसे आपके अब थर्ड में स्कूल चल रहा है, इस तरह की कोई और प्लानिंग हो फ्यूचर में आपके एजुकेशन के हवाले से, वो क्या है, शेयर कीजिएगा? एजुकेशन तो आप ये कह लें कि सब्जेक्ट ऑफ माय हार्ट, तो वो तो कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकता। मैं तो किसी बच्चे को देखती हूँ तो मुझे यही होता है स्कूल क्यों नहीं गया? उसको स्कूल जाना चाहिए। अम, लोग ये कहते हैं नहीं, नहीं, नहीं ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान को तो तालीमी मयार ये और वो और व्हाटएवर। अब जो कुछ तालीम कर सकती है वो दुनिया में और कोई चीज़ नहीं कर सकती है। पाकिस्तान में भी तालीमी इनकलाब लेकर आएगी गो के बहुत ज़्यादा निसाब में तब्दीलियों की ज़रूरत है। क्योंकि यही निसाब अगर पढ़ा-पढ़ा के हमने बच्चों को बड़ा किया तो ये हो सकता है कि उनके वो एजुकेट हो जाएँ लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा तासुबात, मज़हबी तासुबात जो हैं, वो रहेंगे अगर हमने सिलेबस को चेंज ना किया तो। तो ये थोड़ा-सा है सिलेबस में से जो डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से मवाद है, अगर वो निकाल दिया जाए ना, तो मुझे लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम इतना बुरा नहीं है और लेकिन ये है कि हर बच्चे का स्कूल जाना ज़रूरी है। 1.5 करोड़ बच्चा अभी तक पाकिस्तान में स्कूल से बाहर है, 1.5 करोड़ बच्चा। तो सबको स्कूल भेजने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पार्कर अम, तो एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर रुखसाना स्कूल सिस्टम का, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस जैसे और प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पे बनने चाहिए, जहाँ पर है वहाँ पर बच्चों को स्कूल में डालना चाहिए। अगर एक बंदा जो है, एक-एक फर्द जो है वो एक-एक बच्चे की ज़िम्मेदारी ले लें तो पाकिस्तान पढ़ लिख सकता है। अच्छा, जैसे आपने एडवोकेट की डिग्री हासिल की है, मतलब आप वकील बन गए चुकी हैं, तो क्या आपका वो मिशन था वो पूरा हो गया या इसको आगे चलाने के लिए आपके पास कोई प्लानिंग है? मिशन तो पूरा नहीं हो पाया, कोई भी अब और इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा। देखिए जब बीइंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप निकलते हैं तो आपको एक बात ज़हन में रखनी है। मुमकिन नहीं है कि आप मुआशरे को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर सकें, ठीक है? और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी ये कोई गलतफ़हमी नहीं है कि मैंने मुआशरे को तब्दील कर दिया है या मैं आने वाले वक़्तों में अगली नस्ल को ऐसा मुआशरा देने जा रही हूँ, जहाँ पर समाजी तफ़रीक नहीं होगी, जहाँ पर कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। होगी, ज़रूर होगी। क्योंकि हर मुआशरा, हर मुल्क लड़ रहा है नेगेटिविटी से, नेगेटिविटीज़ रहती हैं, हमेशा रहती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी जद्दोजहद से मैं आने वाली नस्लों को नेगेटिविटी से लड़ना सिखाऊँगी। नेगेटिविटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं, बल्कि नेगेटिविटीज़ के साथ लड़ना सिखाऊँगी। तो ज़रूर आहिस्ता-आहिस्ता तब्दीली आती जाएगी। मग़रिब में जो औरत ने मुकाम हासिल किया है, मुकम्मल तौर पर अभी भी अपना वो मुकाम नहीं हासिल कर पाई है। लेकिन अभी तक जो मुकाम हासिल किया है, तो एक दिन में हासिल नहीं किया। मग़रिब में अगर लोगों ने इंसानी हकूक़ को हासिल किया है, तो एक दिन में हासिल नहीं किया है। अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हम भी जद्दोजहद करेंगे और कभी भी ये नहीं सोचा मैंने और ये सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको डिस्करेज कर देगा कि कहाँ तक कामयाब हो पाए हैं या नहीं कामयाब आहिस्ता-आहिस्ता मुआशरा चेंज होगा, एकदम से हम नहीं चेंज कर सकते। हमारी ये कामयाबी है कि हम अपने जैसे लोग बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारी सोच से मुत्तफ़िक हो रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं, हमारी टीम बढ़ रही है। जब मस्बत लोग बढ़ते हैं तो हमारी टीम बढ़ती है। अच्छा, सोशल मीडिया का कितना पॉजिटिव रोल है? क्या हम उसको पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं या नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं? इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है हमारी सोसाइटी पे? अच्छा, अब ना सोशल मीडिया पे आकर कोई बंदा भी ज़्यादा देर एक्टिंग नहीं कर सकता, मुझे ये लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर एक्टिंग कर नहीं सकते। जो इंसान होता है, वही होता है। ओरिजिनैलिटी जो है वो नज़र आ जाती है, सामने आ जाती है। पाकिस्तान में नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पॉज़िटिव लोग जो हैं, पॉज़िटिव चीज़ों के लिए कम यूज़ कर रहे हैं। हम इसीलिए पीछे हैं कि हमारे पॉज़िटिव लोग खामोश रहते हैं।
हमारे ये मसला नहीं है कि हमारे मुल्क में पॉजिटिव लोग नहीं है रमेश, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में नेगेटिव लोगों से ज्यादा पॉजिटिव सोच रखने वालों की तादाद है। लेकिन मसला क्या है, नेगेटिव लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं, आम जिंदगी में भी बोलते हैं, पॉजिटिव लोग नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव लोगों ने अभी तक आवाज बुलंद करना नहीं सीखा। जब तक उन्हें लगता नहीं है कि मसला हमारे घर का नहीं है, वो आवाज नहीं उठाते। तो जरूरी है कि अगर नेगेटिव लोग इतनी ज्यादा जंग होती हुई आप देखते हैं, पीस को डिस्ट्रॉय करते हुए, दो के बहुत सारे लॉज बने हैं ताकि इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो ना हो एक दूसरे को मजहबी तौर पर नीचा दिखाने की, फिर भी हो रही होती है। तो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव लोगों को बोलने की जरूरत है। जब वो सोशल मीडिया पे सारे बोलना शुरू कर देंगे ना, तो नेगेटिव लोग तो हैं ही मुट्ठी भर के, बहुत कम है उन, वो तो रह ही नहीं सकेंगे। अच्छा, आपको शायरी से दिलचस्पी है क्या? शायरी पढ़ने की हद तक है या आपने अपनी शायरी लिखी भी है? उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। अच्छा, शायरी का ये है कि शायरी से लगाव इसलिए था क्योंकि मैं स्पीच करती थी, मैं डिबेटर थी। तो इसलिए फिर जुबानी याद करना नज़में, तो ऐसा होता है कि जब आप अंदर जो चीज़ ज़्यादा जमा कर लेते हैं वो आपसे निकलना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ, आप नेगेटिविटी को अंदर जमा कर लेंगे, अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, पॉजिटिविटी जमा करेंगे, पॉजिटिविटी निकलेगी। जो पढ़ता नहीं है वो लिखने वाला कभी भी नहीं बन सकता। तो लेकिन जो पढ़ता ज्यादा है वो लिखने वाला एक ना एक दिन बन ही जाता है। और मेरे अंदर से निकलती है शायरी। मैं कोशिश नहीं करती, मैं लिखना भी नहीं चाहती, मुझे शौक भी नहीं है कि लोग मुझे कहें शायर, मैं नहीं हूँ। लेकिन बहुत दफा जो है अपनी फीलिंग्स का इजहार, जो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर होता है, वो उसका इजहार जो है वो लफ्जों में आ जाता है। कोई ऐसा इशार सुना दे आप अपनी पसंद का जो हो। अच्छा, मेरी पसंद का तो अब फिर बहुत डिटेल चले जाएगा, पूरी बांगी तरह आपको सुननी पड़ेगी फिर, क्योंकि मैंने पूरी ही याद की हुई है जुबानी। फैज अहमद फैज का नुस्खा ए वफा भी तकरीबन आधा तो मैंने याद किया ही हुआ है। तो लेकिन चंद अशार जो है वो आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, वो चले मैं आपको सुना देती हूँ। पता मेरे दिल में आ रहे थे एक दो दिन पहले कि अपना काफला जब अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जो देगा दुनिया को रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। मेरी वाह। मट्टी तो मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरी मट्टी तो मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। ज़बरदस्त, तमाम बेहतरीन। आखिर में मैं चाहूँगा कि आप 2-3 मिनट का ऐसा कोई मैसेज दें जिससे जो बहुत से नाज़रीन हमें देख रहे हैं या यकीनन बाद में भी देखेंगे, तो मोटिवेशनल ऐसी बात हो जिससे लोग कुछ सीख सकें। अच्छा, तो मैसेज बस मैं यही देना चाहूंगी कि जो कुछ आप जिंदगी में करना चाहते हैं, उसके लिए बुनियादी चीज है सोच। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपने उसको नेगेटिव नहीं होने देना, आपने उसको संभाल के रखना है। अपनी अच्छी सोच को कभी भी मुआशरे की सोच के साथ उसके अंदर मिलावट करने की कोशिश नहीं करनी, अपनी सोच को संभाल के रखना है। बाकी रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनेंगे। आप कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं और उसकी सोच आपके अंदर है, तो खुद ब खुद वो आप देखेंगे कि आपकी टीम बनने लगेगी, आपके लिए रास्ते बनने लगेंगे, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट होने लगेगी। मैंने लोगों को देखा है, लोग मुझसे बहुत दफा मशवरे करने के लिए कॉल करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, कर कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो पैसों की तो हिफाजत कर रहे होते हैं कि पैसे कैसे जमा करने हैं, और लोग कैसे जमा करने हैं, लेकिन वो सोच की हिफाजत ही नहीं कर रहे होते। वो सोच को, जो नेगेटिविटी है हमारे इर्द गिर्द, उससे अटैक होने दे रहे होते हैं। नहीं होने देना, संभाल के रखना है सोच को। ठीक है, जिस तरह से आशर अजीम के भी इशार मैं अक्सर कोट करती हूँ कि उन्होंने कहा था कि एक घोंसला कैसे बनता है, तिनका देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई, घर तो उसके बाद आया। एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। तुम अपना नजरिया पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। आपकी सोच अगर डिफरेंट है, आपके घर वालों से, आपके मुआशरे से, इसकी कदर करनी है, इसको गंवाना नहीं है। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। और अपनी पॉजिटिव सोच को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप जहां पर होंगे, कम से कम वहां का माहौल जरूर चेंज होगा, चाहे दुनिया का हो ना हो।
जी, बहुत शुक्रिया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं रुखसाना साहिबा, आपने हमें टाइम दिया है। यकीनन आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने का मिला होगा लोगों को, और हमें भी सीखने का मौका मिला, लोग ज़्यादा आपसे सीख सकेंगे। हम चाहेंगे, हमारी दुआ है कि आप अपने मिशन में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया, आइंदा कभी फिर हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रमेश कुमार BM को दीजिएगा इजाज़त। हम कोशिश करेंगे अगले नए प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच रमेश।